नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप खुश होंगे, कुशल होंगे, मज़े में होंगे अपने घरों पर। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है? जो मेम्ब्रेन बाइंड स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल में, उनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सेल शुरुआत कहाँ हुई थी, किसने खोजा था, क्या क्या चीजें होती है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे दो क्वेश्चन भी पूछूंगा, और वो क्वेश्चन है वो लास्ट में पूछे जाएंगे। तो आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। Cell organelles, membrane bound cell organelles present in cytoplasm। सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको सबसे पहले किसने खोजा था? पोर्टर नाम के साइंटिस्ट है 1945 में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी रहती हैं और पूरा एक जाल बनाती है, नेटवर्क बनाती हैं। और इसीलिए एंडो का मतलब अंदर और प्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क पाया जाता है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक जाल पाया जाता है। इट एग्जिस्ट एज फ्लैटेंड sacs called cisternae, unbranched tubules and oval vesicles। ये सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हैज 80s राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। बच्चों, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर ग्रेन्यूल्स के जैसे दाने दाने जैसी संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी हम आगे पढ़ेंगे। राइबोसोम्स का मतलब होता है वो बिना मेम्ब्रेन बाइंड सेल ऑर्गेनेल्स है और वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। तो राइबोसोम्स हैं, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके हों तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या कहलाएगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये राइबोसोम्स सरफेस पर नहीं मिले तो उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ER। इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स। तो ये आप पूरा नेटवर्क देख पा रहे हैं, जाल देख पा रहे हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या है बच्चों? बहुत सिंपल वे में आप समझ पाएंगे इसको, हर एक सेल ऑर्गेनेल को और उनके फंक्शंस हैं। आप अगर मेरे वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो जीवन में सेल के बारे में डिटेल आप समझ पाएंगे और कहीं और दूसरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होंगी। फंक्शंस कौन कौन से हैं? इट हेल्प्स इन इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। इंट्रा का मतलब अंदर और इंटर का मतलब बाहर, एक जगह से दूसरी जगह। तो सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है इन ट्यूब्स के द्वारा, मटेरियल्स है, सब्सटेंस है, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कैरी किए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क होता है, जाल होता है सेल के अंदर, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट देने में भी मदद करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन को बनाने में ये मदद करते हैं। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये कंप्लीट गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। नियोजिनेसिस बोलते हैं उसको। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज। सेल के अंदर बहुत सारे विशाल विषैले पदार्थ बन जाते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करती है, उनको न्यूट्रलाइज करने का भी इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सीक्रेशन का फंक्शन है। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेल के अंदर लिपिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करने का काम भी ये करती है। इसके साथ में ही नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो, ये देखिए, गोल्जी बॉडीज।
गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस जो अभी हमने पढ़ा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। गोल्जी बॉडी को किसने खोजा था? इसको अलग अलग नाम दिए हैं, गोल्जी बॉडीज है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी अपरेटस है, डिक्टियोसोम्स हैं। तो सभी कॉमन ये नाम ही इनके हैं और एक ही स्ट्रक्चर है, उसके कई सारे नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी आपसे पूछ लिया जाता है गोल्जी बॉडी, कभी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कभी गोल्जी अपरेटस, कभी डिक्टियोसोम, तो सभी एक ही है। सबसे पहले इनको गोल्जी बॉडीज को खोजा था कैमिलो गोल्गी ने। गोल्गी को ऑनर करने के लिए गोल्जी बॉडीज नाम दिया और इसको खोजा था 1898 में। एन इटालियन साइटोलॉजिस्ट, साइटोलॉजिस्ट को मतलब होता है जो सेल की खोज करते हैं, सेल पर काम करते हैं, सेल को समझने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कहलाते हैं साइटोलॉजिस्ट। डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडीज इन द नर्व सेल्स ऑफ बार्न ऑल, इसमें वो सबसे पहले खोजे थे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज ए ग्रुप ऑफ कार्ड फ्लैटेंड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सिस्टर्नी। इनको सिस्टर्नी, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सिस्टर्नी बोला है, ये पूरे सिस्टर्नी है। दे स्टैक्ड वन अबव द अदर लाइक पैनकेस, मतलब पैकेट के रूप में वो पाए जाते हैं। द सिस्टर्नी प्रोड्यूस ए network of tubules from the periphery. These tubules end in spherical enzymes filled structures called vesicles। मतलब एक साइड में ये वेसिकल है, वो ये बनते रहते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर बनती हैं। यहाँ पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो सिस्टर्नी है, आपस में जुड़ती रहती है, बड़ी होती रहती है और दूसरे एंड पर ये फिर कट ऑफ होती जाती है और इस तरीके से वेसिकल्स है, इनमें भरा होता है एंजाइम। इनका जो जहां से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, जुड़ रही है, उसको सिस फेज बोलते हैं और जहां से ये वेसिकल कट ऑफ हो रही है उसको ट्रांस फेज बोलते हैं। मतलब फॉर्मेटिव साइट और मैच्योरेटिव साइट, दो एंड इसके पाए जाते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? पैकेजिंग सेंटर्स बोलते हैं, पैक करने का काम करते हैं। गोल्जी बॉडीज का काम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सब्सटेंस बने थे उनको पैक करने का काम कर रहे हैं, ये पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। और इसका जो फंक्शन है वो क्या है? दे पैक एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा इन देयर वेसिकल्स, हैंस कॉल्ड पैकेजिंग सेंटर्स। दे प्रोड्यूस लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे बच्चों। दे सीक्रेट वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड सेल वॉल मटेरियल, बहुत सारी चीजें एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं, हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, सेल वॉल बनाने, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल मटेरियल बनाने में मदद करते हैं। दे हेल्प इन फ्रेगमो प्लास्ट फॉर्मेशन, फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन में भी ये काम आते हैं। तो ये सारे फंक्शन गोल्जी बॉडीज के हैं। पैकेजिंग सेंटर याद रखिए, गोल्जी बॉडीज को पैकिंग करने में मदद करते हैं, इसलिए पैकेजिंग सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोसोम। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने खोजा था? कॉलिकर 1880 में, डिस्कवर्ड इन द मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट। आल्टमैन कॉल्ड देम एज बायोप्लास्ट। और याद रखिए बेंडा 1897 कॉइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेंडा ने इनको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया आप देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है वो इस तरीके से, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स पाए जाते हैं, इन फोल्डिंग्स को, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स को क्रेस्टी बोलते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्रेस्टी, और इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondrion is a spherical or rod-shaped cell organelle. It has two membranes. The outer membrane is smooth. The inner membrane produces finger-like infoldings called cristae. The inner membrane has stalked particles called Racker's particle.
इसके इनर मेम्ब्रेन पर कुछ पार्टिकल लगे होते हैं जिनको रैकर्स पार्टिकल बोलते हैं या F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। F0 से लेकर के F1 पार्टिकल्स वहां पर पाए जाते हैं। और क्लॉड्स पार्टिकल और एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली में जो पार्टिकल्स हैं वो एटीपी का सिंथेसिस करते हैं, तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। द माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी इज फिल्ड विद ए होमोजीनस ग्रेन्युलर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर मैट्रिक्स पाया जाता है। द मैट्रिक्स हैज सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आरएनए, 70s राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड लिपिड्स, ये मैट्रिक्स के मटेरियल है। बच्चों याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का अपना डीएनए, आरएनए और प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमिक सेल ऑर्गेनेल्स। कॉमन नेम पावर हाउस ऑफ द सेल, स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल। और इसके फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रियन सिंथेसाइज एंड स्टोर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, एटीपी बनाने में काम आती है। और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ड्यूरिंग एरोबिक्स रेस्पिरेशन सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब आप जो भोजन करते हैं वो डाइजेस्ट होकर के सेल के अंदर तक पहुंचता है, एब्जॉर्प्शन के बाद में सेल में जाएगा और वहां वो कॉम्प्लेक्स फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन हो करके और आपको एनर्जी मिलती है। तो भोजन खाने से एनर्जी नहीं मिलती, भोजन के टूटने से एनर्जी मिलती है, और वो फूड है वो टूटता है सेल के अंदर। और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, उस फूड के टूटने से, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के टूटने से एटीपी बनाती है। एटीपी ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपके सेल के अंदर एनर्जी के रूप में ये एटीपी है वो पड़े रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो प्लास्टिड कहलाता है। प्लास्टिड बच्चों सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स तो सभी में मिल रहे हैं, प्लांट और एनिमल सेल में, परंतु प्लास्टिड्स हैं वो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं मिलते। सबसे पहले किसने खोजा था? दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय AFW सिम्पर in 1885. Plastids are present in plant cells and euglenoids, ये भी यूग्लिनोइड्स यूनिसेलुलर सेल है उसमें पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड है वो 3 तरीके के होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला है क्रोमोप्लास्ट। बच्चों क्रोमा का मतलब होता है कलर और प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड। जो कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस और प्लास्टिड का मतलब प्लास्टिड्स। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है क्लोरो का, यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स हैं वो कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए यही प्लास्टिड काम आते हैं, क्लोरोप्लास्ट काम आते हैं। और वो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट के लिए एक यूनिक करेक्टर बनाती है। और हम सब प्लांट और दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इसी क्लोरोप्लास्ट पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, ऑर्गेनिक फूड बनता है। तो प्लास्टिड यूनिक फीचर है प्लांट का। तीनों टाइप हमने अभी पढ़े। क्रोमोप्लास्ट, दीज आर डिफरेंट कलर्ड plastids containing carotenoids. These are present in fruits, flowers and leaves. प्लांट में रंग बिरंगे जो कलर आते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। और वो उनका फंक्शन क्या है? ये कलरफुल होने से, फ्लावर्स के, फ्रूट के, लीव्स के, प्लांट पार्ट के कलरफुल होने से बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हैं वो आकर्षित होते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स विच स्टोर फूड मटेरियल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कलरलेस होते हैं, इनका काम स्टोरेज है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, एलियोप्लास्ट स्टोर लिपिड्स। ये प्लांट में
स्टार्च को स्टोर करने के लिए, प्रोटीन को स्टोर करने के लिए, लिपिड्स को स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट। These are green colored plastids containing chlorophyll and carotenoids, carotenoid xanthophylls. Chloroplast is a double membranous cell organelle. The matrix is called stroma. The stroma has many membranous sacs called thylakoids. They arrange one above the other like a pile of coins to form granum. एक दूसरे पर थाइलेकोइड चिपक करके सिक्के की ढेरी जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको ग्रेनम बोलते हैं। द ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड बाई थ्रेट मेम्ब्रेन्स और स्ट्रोमा लेमिली आपस में जुड़े होते हैं और इंटीग्रेनल मेम्ब्रेन्स और स्ट्रोमा थाइलेकोइड्स। दीज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन कलर जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। उसके साथ में दूसरे पिगमेंट भी हैं। क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स, दे हैव 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस, नेमली ये अभी हाई लेवल की बातें हैं, इनको हमें समझने की जरूरत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना खुद का डीएनए, आरएनए और 70s राइबोसोम पाया जाता है, एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। और क्लोरोप्लास्ट है उसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करने का। तो दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे थे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनके खुद के अपने डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी पाई जाती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमिक सेल ऑर्गेनेल्स। और इसका जो क्लोरोप्लास्ट का कॉमन नेम है किचन ऑफ द सेल, जहां पर फूड प्रिपेयर होता है। ये आप देख पा रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। ये आउटर मेम्ब्रेन ग्रीन कलर की, फिर ये अंदर की रेड कलर की, ऑरेंज कलर की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और मैंने अभी बताया था सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो सिक्के जैसी एक दूसरे पर चिपक के हुए हैं, थाइलेकोइड्स। और ये पूरी ढेरी को हम बोलेंगे ग्रेना। और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के द्वारा जुड़े हुए हैं वो स्ट्रोमा लेमिली के द्वारा। अगर इन ढेरियों को, इन स्ट्रक्चर्स को बाहर निकाल दे तो जो बाकी बचा हुआ फ्लूइड है वो कहलाता है स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो चीजें हैं, स्ट्रोमा और ग्रेना। और इनका क्लोरोप्लास्ट है वो थाइलेकोइड के अंदर ग्रीन पिगमेंट रखते हैं, क्लोरोफिल जो लाइट को ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल है वो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज होते हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है बच्चों वैक्यूल। वैक्यूल है वो लार्ज साइज की पाई जाती है। हिंदी में इसको वैक्यूल को रिक्तिका बोलते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि रिक्तिका में कुछ नहीं पाया जाता, रीता होता है, परंतु ये बात गलत है क्योंकि इसके अंदर तो पदार्थ पाया जाता है, मैट्रिक्स पाई जाती है। और वैक्यूल्स है वो लार्ज साइज की होती है प्लांट में। एनिमल्स में ये नहीं कह सकते कि वैक्यूल्स नहीं पाई जाती, एनिमल सेल में भी पाई जाती है परंतु उनकी साइज छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल में ये वैक्यूल है वो लार्ज साइज की होती है। तो उसकी डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाइंड सेल sac like vesicles present in cytoplasm. The plant cell have large vacuole and animal cells may have smaller vacuoles. The membrane of the vacuole is called tonoplast. ये भी याद रखना है, टोनोप्लास्ट कहते हैं जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को, ये सिंगल होती है। टोनोप्लास्ट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइक सेल मेम्ब्रेन। द वैक्यूल इज फील्ड विद ए वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सेप। एक फ्लूइड के द्वारा भरी रहती है जिसको हम सेल सेप बोलते हैं या टोनोप्लाज्म भी कहते हैं उसको। टोनोप्लास्ट के अंदर क्या बंद है? सेल सेप और टोनोप्लाज्म। The cell shape has dissolved salt, sugars, organic acids, pigment and enzyme। ये इस सेल शेप के अंदर
साल्ट पाए जाते हैं, शुगर पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो सेल के अंदर, प्लांट सेल में एक्सेस जो सब्सटेंस होते हैं वो अपने ये वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। कौन कौन सी है वैक्यूल्स पाई जाती है प्लांट और एनिमल सेल में? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, these are present in fresh water protozoans and some algae. They take part in digestion, excretion, and osmoregulation, maintenance of water balance. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, मेनली वाटर को बैलेंस करने के लिए होती है, क्योंकि पानी उनके अंदर लगातार सेल के अंदर घुसते रहता है तो सेल तो बस्ट हो जाएगी। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो बंद करके पानी को, एक्सेस वाटर को स्टोर करके लगातार बाहर छोड़ती रहती है। तो ये अमीबा में और प्रोटोजोअन्स में पाई जाती है। फूड वैक्यूल्स, दीज आर द वैक्यूल्स कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स। दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फैगोसाइटोसिस ऑफ द सेल। हमने पढ़ा, फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि ठोस पदार्थ सेल के द्वारा एंगल्फ किया जाता है, तो वो एन सर्कल हो जाता है, उसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। और अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो फ्यूड वैक्यूल बन करके होता है। इसी तरीके से दूसरे ऑर्गेनेल्स में भी ऐसा होता है। गैस वैक्यूल्स, दीज वैक्यूल्स कंटेनिंग गैसेज एंड हेल्प इन बायोंसी। वो उसके अंदर हवा भरी रहती है जो उनको तैरने में मदद करती है। स्टोरेज वैक्यूल्स, दीज फंक्शन लाइक रिजर्वायर एंड हेल्प इन टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, चेंजेज इन प्लांट सेल। तो सेल को फूली हुई अवस्था में टर्जिड रखने में भी ये मदद करती है। तो इस तरीके से ये वैक्यूल्स है वो सेल में पाई जाती है। जो प्लांट सेल है लार्ज साइज की मिलेंगी, एनिमल सेल है तो उनमें अलग अलग नाम होंगे और अलग अलग साइज की होंगी। इसके बाद में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है माइक्रोबॉडीज, जो सेल के अंदर पड़ी रहती है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर स्मॉल स्पेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज है वो कौन कौन सी हैं? लाइसोसोम, जो किससे बन रहा था? ये गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम्स बन रहे थे। और इनमें लाइटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। सबसे पहले लाइसोसोम्स को खोजा था। Lysosomes are first reported by Belgian scientist क्रिस्टियन डी डूवे। डी डूवे ने 1995 में इनको खोजा था। इन रैट लीवर सेल नीविकॉट इन 1950 कॉइंड लाइसोसोम्स। तो इनको ये नाम दिया, शायद ये डी डूवे ने। ये जो ईयर है ये गलत है, क्योंकि नीविकोट ने इनको पहले ही नाम दे दिया था लाइसोसोम्स। और ये आप देख पा रहे हैं, ये गोल्जी बॉडी मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगी। गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी है वो दूसरे एंड पर, मैचुरेटिव एंड पर छोटे छोटे वेसिकल्स, गोल गोल बुंदिकाएं काटते रहते हैं जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम भरे रहते हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं? लाइसोसोम्स। ये देखिए एक लाइसोसोम है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाइंड स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्या है? लाइटिक एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम है जो सेल के अंदर डाइजेशन में मदद करते हैं। These are small single membrane bound vesicles filled with hydrolytic enzymes. Lysosomes are produced from Golgi complex. The lysosomes membrane is lipoproteinic. It has a stabilizer like cholesterol, cortisol, vitamin E, which give stability to the membrane. So the enzymes do not digest the membrane. इसकी खुद की membrane तो digest नहीं होती, परंतु इसके अंदर जो lysosomes हैं उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल के डाइजेशन में, सेल में इंटरनल डाइजेशन में काम आते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉमन नेम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, टाइम बॉम्ब्स ऑफ द सेल, रिसाइकलिंग सेंटर्स ऑफ द सेल, इनका दूसरा नाम है। इनको कोशिका की आत्मघाती थैलियां बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसे तो लाइसोसोम्स है वो डाइजेशन में, सेलुलर डाइजेशन में, सेल के अंदर सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। परंतु अगर ये लाइसोसोम नॉर्मल सेल में बस्ट हो जाए
तो पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देती है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं। अगर सेल के अंदर ये लाइसोसोम बस्ट हो गए तो सेल को ही खा जाएंगे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल या टाइम बॉम्ब ऑफ द सेल। और लाइसोसोम्स के फंक्शंस हैं, दे आर कंसर्न्ड विद इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर के डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू एजिंग प्रोसेस, वो सेल को गड़ाने में, उसको मारने में मदद करते हैं जब वो पुरानी हो जाती है। दे डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड नॉन फंक्शनल सेल्स विद पियर देम, ऑटोलाइसिस कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। दे ब्रेक वॉर्न वॉर्न आउट सेल्स का मतलब जो बूढ़ी हो गई है, जो घिस गई है, जो पुरानी हो गई है, उनको ब्रेक करती है। डैमेज्ड सेल्स जो टूट फूट गई हैं। एंड सेल ऑर्गेनेल्स टू कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स फॉर बिल्डिंग न्यू सेल ऑर्गेनेल्स, पुराने टूट फूट गए हैं उनको गलाने में मदद करते हैं, इसलिए इसको रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं बच्चों। और इसके बाद में दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं peroxisomes, these oxidized substrate producing hydrogen peroxide and involved in photorespiration में मदद करते हैं। ग्लाइओक्सीसोम्स, these stored fat and convert it into carbohydrates। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन बाइंड सेल ऑर्गेनेल्स, हमने मेम्ब्रेन बाइंड सेल ऑर्गेनेल्स में दो टाइप के सेल ऑर्गेनेल पढ़े, जो डबल मेम्ब्रेन बाइंड सेल ऑर्गेनेल्स थे, जो सिंगल मेम्ब्रेन बाइंड सेल ऑर्गेनेल्स थे, उनके क्या फंक्शन होते हैं, वो सभी आज के वीडियो में हमने चर्चा करी। अगले वीडियो में अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, अभी भी बची हुई है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी टाइम है आपके लिए क्वेश्चन पूछने का। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द टू ऑटोनोमिक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल। उन सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बताइए जिनको सेमी ऑटोनोमिक सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो अपना खुद का डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी रखते हैं। उनके दो सेल ऑर्गेनेल्स के आपको नाम बताने हैं। और इन इसके बाद में विच सेल ऑर्गेनेल ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर पॉइंट ऑफ द सेल, उसका भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम इज नॉलेज मंडली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।